Yeah, please come. Please have your seat. Can you have your resume, please? Thank you. So, Sumit, good afternoon. How are you? Fine, sir. Okay. Please introduce yourself to the panel. So my name is Sumit Malhotra. I am from district Karnal, state Haryana. I have done my graduation in electrical engineering from Kurukshetra University. We are 4 members in my family. That's it. What are your hobbies? Sir, I like to listen soft music. I like to do yoga, meditation, and also I like to do traveling. I have traveled a lot of states and district in Haryana. Okay. Okay, what do you know about KVS? So KVS is an autonomous organization which comes under Government of India, Ministry of Education, and KVS provides a lot of system like we have a KV lab. All the policies like education policy, government has applied on KVS, and KVS has 1251 schools all over in India and in the world. 1248 in India and 3 are out of country, which are in form like Russia, Nepal, and Tehran. Okay, since you are applying for work experience teacher, Yes, sir. so what is the role of the teacher of work experience? So work experience is like a supervisor in the school. The main work is he has to handle vocational subjects. He provides knowledge about all the things which we do daily use, like in our homes we change our electric bulbs. We use some kind of like wires and how to operate these wires and equipments, electrical equipments. Who invented electric bulb? So Edison. Thomas Edison. Yes, sir. Okay. Then continue. एंड वर्क एक्सपीरियंस लाइक ऐसे काम जैसे बाइंडिंग्स वगैरह हो गई, जो बुक्स होती हैं हमारी उनकी बाइंडिंग्स हो गई, या जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, या जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई, इंडोर एक्टिविटीज़ आउटडोर में लाइक स्काउट गाइड्स होती हैं जो, तो वो सारा जो है वो टीजीटी जो डब्ल्यूईटी जो होता है उसी के अंडर होता है. Okay, so how will you create interest in students about physics? So physics is basically a part of science. Physics involves a lot of experiments and it's all जितनी इसकी theories हैं सारी किसी न किसी experiments पे बेस है सर. तो मैं basically जो भी physics है हमारी उसको उनकी जो everyday materials use के जो things हैं उनके अकॉर्डिंग उसको relate करूँगा और उसी में जैसे उनको ये बताऊँगा कि कैसे हम फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और कैसे फिजिक्स का यूज़ किया गया है. लाइक वो जैसे दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द व्हीकल्स लाइक बस, जो घर से बस में आते हैं तो बस में जो है हमारा वो मोशंस वगैरह होती हैं, जो भी उसके अंदर फ्यूल्स या एनर्जी कन्वर्जन हुआ है वो सारा फिजिक्स पे बेस है सर. तो मैं उनको उससे रिलेट करूँगा जिससे उसको इंटरेस्टिंग लगे फिजिक्स. ठीक है, एक चैप्टर होता है क्लास 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा बताना क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का पुल है जो हमारी अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके एटमॉस्फेयर में होता है. लाइक हम हैं तो हम पे ग्रेविटी फोर्स लगा रही है सर, जिसकी वजह से हम अर्थ पे टिके हुए हैं. अगर ये फोर्स ना हो तो हम स्पेस की तरफ मूव करेंगे. तो मेन जो ग्रेविटेशन यही एक तरह का पुल है जो हमारी अर्थ जो हम पे लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है. ठीक है, न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस बोला था, तो इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ. सर इसका एक एग्जांपल जैसे हम रोड पे चलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम जो रोड है उसको पीछे पुश करते हैं और रोड हमें आगे पुश करता है. इसमें मस्कुलर एफर्ट्स भी लगते हैं हमारे. और सर जैसे कोई गन है या कोई पिस्टल है जब हम उससे फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो आगे जाती है, इसको रिकॉइलिंग बोलते हैं. जैसे गन पीछे जाएगी और बुलेट आगे जाएगी तो एक तरह का रिकॉइलिंग होगा सर गन के अंदर. तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड है. फ्लेमिंग ने कुछ लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, फ्लेमिंग ने सर क्या लॉ दिए थे? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दिया था सर. जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है और जो राइट हैंड है सर वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होता है. ठीक है सर. ओके सुमित, मुझे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे. Yes, sir. सबसे पहले तो एज ए टीजीटी टीचर आप 6th से लेकर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, राइट? Yes, sir. या उससे कम और ज़्यादा कोई पढ़ा सकते हैं? हो सकता है सर अगर टीचर्स ना हो अच्छा. और प्रिंसिपल मेरे को बोले भी आपको पढ़ाना है तो मैं मतलब आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो Yes, sir. एब्सेंट हो तो उनकी जगह Yes, sir. फिल कर सकते हैं, बट फुल टाइम नहीं पढ़ा सकते हैं, ये सर. है ना? तो अगर आपको पूछा जाए कि 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक
आपको कौन सी क्लास को पढ़ाना आप चाहेंगे, तो और क्यों बता सकते हैं क्यों? सर मैं जो 10th क्लास उसको पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? 10वीं क्लास, क्योंकि सर मैंने जैसे बीटेक की है तो मेरी जो नॉलेज और मेच्योरिटी है वो थोड़ा 10th क्लास के अकॉर्डिंग सही रहेगा सर। वैसे तो मैं सभी को पढ़ा सकता हूँ, अच्छा, लेकिन जो बेसिकली जो बच्चे हैं, जो सीनियर्स हैं, अगर उनको अच्छी नॉलेज होगी तो वो जूनियर्स को प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे, अच्छा। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा सर, और ठीक उनके है। लिए बेनिफिशियल होगा। 6th क्लास को पढ़ाने में आपको इतना मजा नहीं आएगा मतलब? नहीं, मजा आएगा, लेकिन वो यही है, अगर हम 10th को अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे तो क्योंकि वो सीनियर्स हैं तो वो अच्छे से मेच्योर होंगे सर उस बात। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट Yes, होता है कुछ, Yes, sir. क्या वैल्यू होती है इसकी? So इसकी वैल्यू 6.673 into 10 to the power minus 11 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होता है, पक्का यूनिट यही है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 100%? ओके, प्लीज कंटिन्यू सर। So have you prepared any demo? यस सर। On which topic you will be giving the demo? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। Please. ओके। Shall I assume this room as classroom? यस। Okay. So good morning students. My dear students, we have listened about electricity. हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा है, उसके इफेक्ट्स को पढ़ा है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट हैं, जैसे हमारा हीटिंग इफेक्ट हो गया, केमिकल इफेक्ट हो गया। तो एक हमारा एक और इफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, जैसे फैन है, इसके अंदर कुछ मोटर्स हैं, एसी मोटर है, तो उसके अंदर मैग्नेट्स यूज होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट का इससे क्या रिलेशन है। सो हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक प्रिंसिपल दिया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट, जो भी कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, या मैग्नेटिक हम बोल मैग्नेटिज्म है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो जो ओरेस्टेड है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। लेट अस सपोज ये एक वायर है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी होगी बैटरी। ये हमारी कोई वायर है और हमने एक यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज करते हैं इसका, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। अब जो करंट का फ्लो है, यस कोई बताएगा करंट का फ्लो कैसे कैसे होता है किसी सर्किट के अंदर? ये हमारी बैटरी है, यस एनीवन? ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करता है। जब करंट इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। उसके लिए उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो राइट हैंड प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है, इसमें हमने कोई कनेक्टर है, वायर कनेक्टर है। तो जब अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है या करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके चारों तरफ होगा वायर के, तो वो जो हमारी हाथ की जो ये फिंगर्स हैं इसके अकॉर्डिंग होगा। ये ऐसे होगा, जैसे ये हमारा कनेक्टर है, करंट का फ्लो ऐसे होगा, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे वो ऐसे होंगी, सर्कुलर फॉर्म में होंगी, उनकी मोशन ऐसे होगी। ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, वो एक तरह से जो फिंगर्स हम कर्ल कर लें, को मोड़ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगी।
तो उन्होंने इसको प्रिंसिपल को दिया। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए, डिफरेंट मोटर्स बनाए, जनरेटर बनाए, ताकि हम अपना जो है आगे अपने जो जो भी हमारे इक्विपमेंट है उनके अंदर उनको यूटिलाइज कर सकें। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि जो मैग्नेट है, लेट अस सपोज ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ साउथ, मैं इसको रब कर सकता हूँ? यस, ओके। और जो ये मैग्नेटिक नीडल होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तब ये रिफ्लेक्ट करती है। अब ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जब हम इसको इसके पास कोई आयरन फीलिंग रखते हैं, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे आयरन फीलिंग रखती है इसके पास, ये ऐसे हमने इसको फैला दिया स्टार्टिंग में। और जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं, आयरन फीलिंग के पास लेके जाते हैं, तो हमने नोट किया कि जो मैग्नेटिक जो आयरन फीलिंग्स हैं, इनकी जो शेप है वो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाता है। ये ऐसे हो, यानी कुछ कुछ ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाती है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जो मैग्नेटिक लाइंस है वो मैग्नेट के थ्रू साउथ से नॉर्थ में जाती हैं ऐसे, और जो आउटसाइड जाती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इसके अंदर एक और प्रिंसिपल आया, अगर हम दो मैग्नेट्स को एक साथ रख दें तो उनके अंदर क्या होगा। अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के नजदीक रखेंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर नॉर्थ को साउथ पोल के नजदीक रखेंगे तो अटैक करेंगे। इसका रीजन ये है कि जो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये रिपेल और अट्रैक्शन होता है। अगर यहाँ पे हम नॉर्थ पोल को रखेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे साउथ पोल रख दें, यहाँ पे साउथ पोल रख दें, तो क्योंकि ये इस साइड जा रही थी और इसमें भी इस साइड जाएंगी, तो ये अगर हम इनको नजदीक लेके आएंगे तो ये रिपेल करेगा ये। तो ये हमारा इसके अंदर कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो जनरेट होती हैं और उनको हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, बैठो। सुमित, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मास का तो फिजिक्स में ऑब्वियसली बहुत यूज होता है, मास है ना। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम से। किलोग्राम। तो किलोग्राम अगर सपोज मैंने 3 kg लिखने गई, तो ये मैंने 3-4 तरह से 3 kg लिखा है, तो ये कौन सा इनमें से करेक्ट मेथड है लिखने का, या सारे सही हैं, या कोई नहीं होता है सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना? एसआई के अकॉर्डिंग देखें सर, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अच्छा, उसके अंदर ये सही है सर। ये वाला सही है? यस सर। अच्छा, क्यों ऐसा किया है, क्यों सही है? क्योंकि ये सर उसको उन्होंने एज ए मेजर किया है और इन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि हम इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ऐसे ही शो करेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा ये वाला सही है, यस सर। तो ये और इसमें जो ये है, क्या इसमें क्या फर्क है? मतलब फर्क तो कुछ नहीं है सर, बट ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया इसको शो करने के लिए। कुछ लेटर्स का फर्क है क्या? लेटर्स का, मतलब जो 3 लेटर्स का kg तो लिख फर्क रहे है हैं। सर, क्योंकि ये दोनों कैपिटल हो गए और ये कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया सर। अच्छा, तो स्मॉल लेटर्स वाला ही होगा। यस सर। तो बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए इसके? स्पेस आना चाहिए सर। आना चाहिए, पर Yes, मैं sir. तो दिया नहीं। नहीं सर, है सर, थोड़ा स्पेस है। अच्छा, मतलब 3 kg ऐसे होगा। हाँ जी सर, अगर थोड़ा सा। अगर जोड़ दूं तो नहीं ठीक? कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा बहुत चल जाए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कहाँ पे ये कौन डिसाइड करता है ऐसा यूनिट कौन सा होगा नहीं सर ये होगा? हमारा इसको IUPAC नाम नेमिंग बोलते हैं, जो एक संस्था है सर, अच्छा। जिसके अंदर फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, गिनीज बुक और रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, उनके एक अलग से। तो ये organized- IUPAC तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये नहीं है? केमिस्ट्री के लिए होता है। नहीं सर, जैसे ये सब के लिए अलग अलग है, फिजिक्स के लिए अलग हो क्या गया, है? केमिस्ट्री के लिए अलग हो उसके गया। फिजिक्स वाले का नाम अलग होगा? इसका थोड़ा नाम अलग है सर, वो मेरे को अभी रिमाइंड नहीं है सर। अच्छा जी। है कहाँ पे है ये? कोई इनके हेडक्वार्टर्स भी है? इनके सर हेडक्वार्टर जैसे जो हमारे आउट ऑफ कंट्री फॉरेन कंट्रीज हैं, हम्म, जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, हम्म। तो मेरे को वहीं पे है सर। मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अच्छा, लेकिन वहीं पे है सर ये। ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं आपकी टीचिंग के बारे में यूनिक क्या? टीचर्स तो बहुत है यस सर। है ना, तो आप ऐसा कुछ यूनिक लाते हैं? सर यूनिक यही है कि जैसे मेरे अंदर जो मुझे लगता है, अभी तक मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि मुझे दूसरों को जो है चीज़ें अच्छे से समझाना, मतलब मेरे को पसंद है सर।
अच्छा, जो एज ए टीचर एक अच्छी वो तो क्वालिटी है। सब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो मतलब वो आपको लगता है यूनिक है, जो एक टीचर की सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो मेरे को यूनिक है? लगता है यूनिक है, क्योंकि सर कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब सभी एक समान नहीं होते हैं। अच्छा जी। किसी के अंदर होता है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, कोई नहीं है जो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाता है सर। तो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है सर, जो मैंने ऑब्जर्व की है। ओके, कंटिन्यू। सर Why is physics called the backbone of science? ऐसा माना जाता है कि Yes, सारा फंडामेंटल्स या सारा बेस जो है वो फिजिक्स पे डिपेंड है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंदर जितने भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उनके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं वो सभी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं सर। और हमारे जैसे ये बायो में भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कुछ ऐसी मशीन्स हैं जैसे MRI मशीन्स हो गई, उसके अंदर हम बायो के अंदर जैसे जो हमारे जो अंदर हमारी बॉडी की स्कैनिंग वगैरह की जाती है, तो उसके अंदर फिजिक्स के रूल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक्सरे जो हमारी मशीन होती है, उसके अंदर एक्सरे होती हैं जो रेज निकलती हैं, वो हमारी फिजिक्स के अंदर आती हैं सर। और उससे हम जो हमारी मेडिकली जो जांच वो करते हैं सर। और केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनके अंदर हम फिजिक्स के इक्विपमेंट्स और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं सर। तो इसलिए बैकबोन है सर। क्या हम ऐसा कह सकते, is it right to say all our daily routines activities Yes, are sir. somehow related to some or the other laws of physics? हम Yes, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें से जो भी आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, Yes, sir. they are somewhere related to one or the other laws of physics. Yes, sir. Can you just give me one example which I do as a daily activity and it is connected to one of the law of physics Yes, as sir. a practical? Okay. जैसे आपको स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है, तो आप ये एक एक्टिविटी कर रहे हो एंड दिस एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ फिजिक्स। Yes, कैन sir. यू टेल अस? Yes, sir. प्लीज। जैसे सर यहाँ पे अभी जैसे ये डिस्टल है सर, ओके अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ओके ये आगे मूव करेगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है सर, ठीक है। और जैसे अब ये दीवार है, दीवार पर अगर मैं पुश करूंगा तो ये आगे मूव नहीं करेगी। इसका जो मास है ज़्यादा है सर, इसका इनर्शिया पे डिपेंड करता है सर। और सर जैसे हम रोड के ऊपर चलते हैं, ये तो बेसिक है सर। जैसे हम वॉक करते क्लास के अंदर, मैं वॉक करके दिखाऊंगा तो उसको मैं दिखाऊंगी मैं कैसे आगे जा रहा हूँ, मैं मस्कुलर एफर्ट लगा रहा हूँ। जो नीचे जो फ्लोर है वो मेरे को आगे पुश कर रहा है, मैं उसको पीछे पुश कर रहा हूँ। तो ये एक न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया सर। और सर जैसे हमारे जो व्हीकल्स में हम जाते हैं तो उसके अंदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमारी कोई व्हीकल है वो सीधे जा रहा है तो सीधे ही चलता जाता है एक स्पीड के साथ। What kind of teaching you love? Basically, you like to teach in a classroom or you like to teach in a lab or where you now you are teaching about the magnetic effect of electric current, जहाँ पे आपने एक एग्जांपल दिया था, जैसे बैटरी अपनी लगाई, वहाँ पर आपने रिपल्स लगे थे, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आयरन रिपल्स रखे थे वो। तो ये जो ये क्लास में पढ़ाना ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको अच्छा लगता है या you take the students to a lab and show them practically or the what kind of teaching methodology is more suitable for this kind of demo class according to you? सर जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, हम इसको लैब में कर सकते हैं, लैब को हम क्लास भी बना सकते हैं, और लैब तो लैब है ही सर। क्लास के अंदर क्या होगा, हम सिर्फ थ्योरेटिकली बता सकते हैं भाई ये चीजें ऐसी। Yeah, I know that, but Orally बता सकते हैं। आपका परसेप्शन क्या है कि मेरा this सर subject can be लैब के taught in अंदर the अच्छा lab रहेगा as सर। well. Yes, sir. So you love more teaching in the Labs, labs rather yes, sir. than in the classrooms. Yes, sir. एक आखिरी क्वेश्चन बस वही है जो हम स्टडी कर रहे हैं कि केवीएस आपको क्यों हायर करें, बताएंगे मतलब कि एग्जैक्टली आपको इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। सर एज ए TGTWA टीचर, इसके अंदर जैसे मेरे को सभी तरह के जो भी वर्क्स होते हैं स्कूल में वो करवाने होते हैं सर। इसके अंदर क्या होगा, अगर टीचर एक मल्टीटास्कर होगा, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया है सर, मैंने हरियाणा स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप क्वालिफाई की है। और सर मैंने बहुत सारे जैसे अपनी पढ़ाई के अंदर स्टडी में भी अच्छे एकेडमिक्स हासिल किए हैं सर। तो मुझे लगता है अगर एज ए टीचर अगर मुझे वहाँ पे पॉइंट करेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जिस फील्ड के अंदर अच्छा हुआ सर, मैं उसको उसी तरह से गाइड करूँगा, उसको मेंटर करूँगा। और सर बेसिकली एज ए टीचर मुझे दूसरों को जैसे प्रॉपरली हर एक चीज़ समझाना अच्छा लगता है सर। ठीक है। इंट्रो अच्छा था, ठीक था, पर थोड़ा सा शॉर्ट लगा मेरे को। आज आपने बहुत एकदम जल्दी चालू किया और जल्दी खत्म कर दिया इंट्रो को। मतलब इंट्रो में और भी आप एक दो चीजें इंक्लूड कर सकते थे, जैसे आज आपने क्या क्या बताया, अपना नाम बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दैट्स इट करके। तो फिर मुझे आपको पूछना पड़ा कि आपकी कोई हॉबीज है या क्या है करके।
तो देखो इंट्रो इतना भी टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए एंड टू लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, एक दो चीजें अगर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो। ठीक है बाकी आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे थे वो आपने अच्छी तरीके से दिए, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे थे। एक चीज मैंने आपके थ्रू आउट द इंटरव्यू में नोटिस की थी, इस पे आप थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। आपका कैसे हो जाता है, जो पैनलिस्ट आपको क्वेश्चन पूछता है आप उसी के साथ में पूरा एंगेज हो जाते हो। बट नॉर्मली अगर इंटरव्यू में अगर तीन पैनल से आप तीनों से अगर आई कांटेक्ट अगर इक्वली थोड़ा मेंटेन करेंगे तो थोड़ा उसका इफेक्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। इट लुक्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। यस सर, जैसे अगर ये सर पूछ रहे तो आप उनके साथ और वो सर पूछ रहे उनके, अब मैं पूछ रहा था तो वैसा मत कीजिएगा। ओके सर, बाकी आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत अच्छे दिए, which is very very important, very because physics is a practical subject। physics theory है, laws है, but वो laws को आपको examples के थ्रू आपने अगर relate कर दिया यस सर, then that subject becomes very interesting, otherwise physics becomes a tough subject for the students। यस सर, so that was a good part कि आपने examples के साथ किया। coming to a demo part, yes, technically it was good, कॉन्फिडेंस पे आपका अच्छा था, एंगेजिंग था, इंटरेक्टिंग था, इट वाज गुड। मेरे को इसमें कोई ऐसा चैलेंज नजर नहीं आया, इट वाज गुड। बट यस अगेन मेरा वही क्वेश्चन था, यू आंसर्ड इट वेरी वेल कि दिस कैन बी डन इन अ लैब। यस ये सर, लैब में बताने से डेमो लुक्स मच बेटर इन अ फिजिक्स सब्जेक्ट। बाकी ओवरऑल गुड था, गुड, ऑल द बेस्ट सर। सुमित कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी इंप्रूव हो गया फर्स्ट टाइम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अब अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। अब ये हो सकता है कि शायद हमारे चेहरे फेमिलियर हो गए तो हो गया, या शायद आप शूटिंग चैंपियन आपको पता नहीं सिलेक्ट करेंगे थोड़ा आपका तो हो गया होगा। तो ये तो मुझे पता नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है आपका। ऐसा यूनिट के लिए देख लेना कौन से ऐसे यूनिट पे बहुत सवाल बनते हैं, अगर पूछेंगे तो किसी न किसी में फंसा लेंगे। IUPAC शायद नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, कोई दूसरा होगा, चेक कर लेना आंसर। ओके, डेमो वाइज इट वाज फाइन, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया और मेरे को लगता है इंग्लिश भी आपने काफ़ी इंप्रूव कर लिया पहले से। सो गुड लक बाकी सर। हाँ, इंट्रोडक्शन आप बहुत, जैसा आपने भी बोला कि बहुत शॉर्ट बोल रहे हो आप, तो थोड़ा उसको बढ़ाओ, हॉबीज वगैरह कुछ ऐड करो उसमें। शॉर्ट में बोल दिया जैसे आपकी जल्दी में हो, वगैरह भी बताऊं सर, है? जो जिस तरह से पहले कर रहे मैंने थे हॉबीज को निकाला है। हाँ, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, ये शूटिंग वाला यू कैन इंप्रूव हाँ, इसको भी इंक्लूड कर अबाउट सकते माय हो आप। अचीवमेंट्स। ठीक था, डेमो भी ठीक है, बट डेमो में एक बार फिर से काम करने की जरूरत है। अभी फिर से डेमो में शॉर्ट नहीं हो रहा है, कंसाइज नहीं हो रहा है, टू द पॉइंट नहीं हो रहा है, डेमो लेंथी जा रहा है। और ठीक है, बाकी से सर ने बोला इम्प्रूवमेंट दिखा है, कॉन्फिडेंस में सभी चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखा है। ठीक, ओके। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।